दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो अभी 29 तारीख को आउट हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कि वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 63 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन हम पूरा 63 पेजेस का नहीं पढ़ेंगे। हम जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। एसएससी क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एवरी ईयर एमटीएस की, क्लर्क की और सीजीएल की वैकेंसीज निकालती है। सीजीएल की वैकेंसी में आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जैसी बढ़िया पोस्ट होती है, काफी अच्छी पोस्ट होती है और इनका जो सैलरी पैकेज होता है वो भी काफी अच्छा रहता है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहती है मोस्टली वो ग्रेजुएशन रहती है, साथ ही साथ उसके साथ कुछ जो है वो अलग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की डेट आपने यहाँ पर देख ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसको हम सीजीएल बोलते हैं, एसएससी सीजीएल, जो कि एवरी ईयर एसएससी निकालता है। यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन की डेट देख ली। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2021। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 है। ओके, 2021 है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट डेट जो रखी गई है एप्लीकेशन रिसीव करने की, वो रखी गई है 31 जनवरी 2021। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फीस पेमेंट है वो आपको 2 फरवरी 2021 तक कर देनी है। लास्ट जो आप चालान जो ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो वो 4/2 तक जनरेट कर सकते हो, यानी कि 4 फरवरी 2021 तक आप इसका चालान जनरेट कर सकते हो। और ऑनलाइन जो आप पे कर सकते हो वो 2 फरवरी तक कर सकते हो। जो भी आप चालान जनरेट करोगे उसको आपको बैंक में जमा करवाना होगा, जो कि 6 फरवरी उसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसका जो एग्जाम होगा, जो टेंटेटिव डेट जो रखी गई है इसकी शेड्यूल, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसकी जो डेट रखी गई है वो 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 के बीच में रखी गई है। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। मेरा आपको प्रेफर ये है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है, आपका टाइम सेविंग होता है, साथ ही साथ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको ऑनलाइन आजकल नॉर्मली सबके पास जो होता है यूपीआई, भीम जो होता है ऐप वो भी होता है, साथ ही साथ आपको डेबिट कार्ड होता है, उससे भी आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत। चालान आप जनरेट करोगे, उसके बाद बैंक में जाकर आपको लाइन में लगना होता है, तो काफी लंबा टाइम लगता है उसमें। तो आप इजीली इसको ऑनलाइन पे करो, वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ पोस्ट हैं जिनके लेवल वाइज यहाँ पर पोस्ट दी हुई हैं। ये सारी जो पोस्ट रहती हैं वो आपकी ग्रेजुएशन बेस पे रहती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जो पोस्ट रहती हैं जितनी भी आपकी, वो मिनिस्ट्रीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहती हैं, और जितनी भी पोस्ट रहती है वो आपकी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ओके, ये सब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पर आपको पोस्ट मिलती है यहाँ से पास आउट होने के बाद। यहाँ पर जो पोस्ट है डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, जैसे कि ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। ये जो डिपार्टमेंट आता है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 साल दी हुई है यहाँ पर। ओके, इसी तरीके से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी गजेटेड में आती है, जो कि 30 साल इसकी लास्ट डेट है। 30 ईयर से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ और पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत आती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ओके, यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 30 ईयर्स की रखी गई है, यानी कि आपकी जो एज है वो 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है, ये ग्रुप बी में है, इसमें भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की काफी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, रेलवे में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में आपको रखा जाता है। और सब जितनी भी पोस्ट हैं सबकी जो है वो एज लिमिट डिफरेंट है। ओके, और ग्रुप भी डिफरेंट है। मतलब आपका किसी जैसे ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सीबीडीटी के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि आपकी इसमें एज जो दी गई है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी जैसे असिस्टेंट की काफी सारी यहाँ पर पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बहुत सारी पोस्ट हैं, जो कि मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसमें जो है आपकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की भी है, जो कि सिविक के अंतर्गत आती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और ये काफी अच्छी पोस्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, सेंट्रल एक्साइज जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी बहुत ही अच्छी पोस्ट है।
है ना। और इसमें जो 30 साल एज आपकी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी एज 30 साल से कम है तो इजीली आप इसको भर सकते हो। 30 साल तक तो आप इसको भर ही सकते हो। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट है। अब मैं सारी चीज़ तो यहाँ पर नहीं, सारी पोस्ट तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें जितनी भी पोस्ट हैं, कौन कौन सी क्या क्या एज लिमिट है, वो वहाँ पर आप देख सकते हो। हम आगे चलते हैं। बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज जो दी हुई हैं वो 6506 हैं, जिसमें ग्रुप बी 250 और ग्रुप बी नॉन गजेटेड वाली, ये ग्रुप बी गजेटेड वाली हैं, ग्रुप बी नॉन गजेटेड वाली 3513 यानी 3513 हैं, और ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो 2743 पोस्ट हैं। तो लगभग टोटल 6506 वैकेंसी हैं। तो काफी ये टेंटेटिव होता है, यानी कि ये ऊपर नीचे हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये उनकी जो भी आगे मीटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 6500 पोस्टें हैं। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, अब यहाँ पर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो क्वालिफिकेशन जो कुछ स्पेशल जो मांगी जाती है वो इन पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें क्या है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिया जाएगा किसको प्रेफर दी जाती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, मास्टर इन कॉमर्स है, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज है। ओके, या आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस से, या आपने मास्टर डिग्री की हुई है बिजनेस या इकोनॉमिक्स में, उनको प्रेफर किया जाता है। सबसे पहले डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उनको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर और उसके बाद जो है आपकी यहाँ पर आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में आपके होने चाहिए, 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज 12th स्टैंडर्ड लेवल के आपके होने चाहिए, या फिर आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके डिग्री लेवल पे। तो ये हो गया इन दो पोस्ट के लिए अलग से जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो। उसके बाद अदर जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑल अदर पोस्ट जिसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, वो उसका होना जरूरी है। आपका 1 जनवरी 2021 तक आपका ये होना कंपलसरी है। बात करें कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको बता दूं इसकी फीस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फीस में आगे दिखाई गई है कि कितनी फीस है, इसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको फोटो सिग्नेचर जो है वो स्कैन करके रख लेना है। फोटो आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ फोटो पे आपकी जो डेट है, फोटो जो खींचने की डेट है वो प्रिंट होना जरूरी है। ओके, तो आपको जो अप्लाई जो करना है ऑनलाइन वो ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली अप्लाई करना है। आपकी जो फोटो रहेगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और उस पर आपकी डेट प्रिंट होनी चाहिए। आपकी फोटो जो आपने ली है उसकी डेट प्रिंट होनी चाहिए वहां पर। ओके, इसी तरह आपको अपना जो सिग्नेचर है वो भी स्कैन करके रख लेना है। और जो भी आप अप्लाई करोगे वो सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन इसको कहीं पे अप्लाई नहीं करना है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फीस की बात करें यहाँ पर, तो फीस जो है वो 100 रुपए रखी गई है, जो कि रिफंडेबल नहीं होती है। ओके, और ये जो फीस है वो आप भीम UPI नेट बैंकिंग यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, या फिर आप कैश से जो है वो SBI की ब्रांच में चालान जनरेट करके भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन ही पे कर दो इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, लाइन में लगना ना पड़े आपको। फीस ये जनरल कैटेगरी रखी गई है, साथ ही साथ उसमें वुमेन जो कैंडिडेट होते हैं या फिर जो SC ST हैं उनके लिए जो फीस है वो फ्री होती है, उनके लिए कोई फीस नहीं होती है। चालान जनरेट करने की डेट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताई रखी है कि आप 2 तक इसका जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, 2 फरवरी तक। उसके बाद 4 फरवरी तक आप चालान जनरेट करके इसको 6 फरवरी तक जमा करवा सकते हो। यहाँ पर आपके सेंटर की लिस्ट दी गई है। वैसे ये जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो आप अपने स्टेट में भी इसका एग्जाम दे सकते हो सिलेक्ट करके। ओके, अपने स्टेट के हिसाब से आप भरो। ओके, अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि इसका जो पैटर्न है वो क्या रहता है और कैसे ये फॉलो होता है एग्जाम। तो यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो 4 चरण में होता है। पहला चरण जो होता है वो Tier 1 होता है, जहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है पहला। सेकंड वाला भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अगर आप पहला वाला पास कर ले तो आप क्वालिफाई कर जाते हो सेकंड वाले एग्जाम के लिए, जो कि Tier 2 होता है। उसके बाद Tier 3 होता है, जिसमें पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें आपका एसे या एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, वो वाला एग्जाम होता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। वो भी कैसे होता है उसके बारे में आगे डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, जो पहला जो एग्जाम होता है Tier 1 जो होता है, उसमें क्या होता है 1 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स का पेपर होता है।
25 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, मतलब पेपर एक ही होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं जो कि टोटल 200 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, इसमें जो टीयर 1 रहता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग आती है आपकी, जो कि 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का रहता है सेम, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जिसमें आता है। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 100 रहते हैं और मार्क्स रहते हैं 200 रहते हैं। 1 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको मिलता है इसमें। उसके बाद जो टीयर 2 होता है उसमें भी आपके 4 पेपर होते हैं। क्वांटिटी एबिलिटीज का होता है जो कि 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का रहता है वो। उसके बाद आपका एक पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें भी आपके जो रहते हैं 200 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं आगे। स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर रहता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। और उसके बाद आपके जनरल स्टडी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होता है जो कि 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के। ये जो पेपर होते हैं वो 2 आवर्स आपको हर पेपर के लिए मिलते हैं। एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो ये 1-1.5 घंटे तो नहीं हो सकते ना। अब देखिए मेन यहाँ पर हम जो बात करें कि जो आपका जो सेकंड जो टीयर 2 होता है उसमें सारे पेपर आपको नहीं देने होते हैं। उसमें होता क्या है कि कुछ पोस्ट के लिए जो है वो 2 एग्जाम होते हैं, जो पहला दूसरा एग्जाम यानी क्वांटिटी एबिलिटीज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो देना कंपलसरी होता है। और कुछ पोस्ट के लिए आपका साथ के साथ आपको फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला और स्टैटिस्टिक्स वाला भी देना होता है। तो वो किस किस के लिए होता है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और ये जो सारे जो दोनों पेपर जो रहते हैं, यानी कि जो आपका टीयर 1 टीयर 2 जो रहता है वो फुल्ली जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहता है, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें रहता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। ओके, तो जो टीयर 1 जो रहता है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 होती है, यानी कि आपका एक गलत होने पे आपका जो है वो 50 0 पॉइंट यानी कि आधा नंबर जो है वो कट जाता है। और जो आपका जो टीयर 2 रहता है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो इंग्लिश वाले में रहती है 0.25, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं यानी कि पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4, यानी कि आपका जो क्वांटिटी एबिलिटी रहता है, जनरल स्टडीज रहता है और स्टैटिक्स जो रहता है, जनरल स्टडी यानी कि फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला रहता है और स्टैटिक्स वाला रहता है, उसमें 0.5 रहती है। टीयर जो सेकंड है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, यानी कि आपको क्वांटिटी एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको सबको ही देना है, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो। पेपर 3 जो है आपका, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पेपर है वो टीयर 2 में सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में रहती हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है, जो कि टीयर 1 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए। और टीयर 2 में जो पेपर 4 है आपका, यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाली जो जनरल स्टडीज है वो देना होता है सिर्फ उन कैंडिडेट को जो कि टीयर 1 में सिलेक्ट हुए रहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, सिर्फ उनको ही वो पेपर देना होता है। बात करें यहाँ पर टीयर 3 की, तो जो एग्जाम होता है टीयर 3 वाला वो पेन एंड पेपर के मोड में होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना होता है ऐसे, या फिर आपसे लेटर भी लिखवाया जा सकता है, एप्लीकेशन लिखवाई जा सकती है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का होता है। तो ये आपका लिखने वाला। उसके बाद जो आपका लास्ट जो रहता है वो स्किल टेस्ट रहता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहता है। जब आप तीनों स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो फाइनल जो रहता है वो रहता है कंप्यूटर का टेस्ट। अब यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है कि जो टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन कौन से जो है चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखने काफी सारा, देखिए एसएससी का क्या है कि थोड़ा हार्ड एग्जाम होता है, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, ओके, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट, तो काफी बढ़िया अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी पैकेज है। तो यहाँ पर जो एग्जाम है वो इतना आसान तो रहने वाला है नहीं। तो यहाँ पर सिलेबस भी थोड़ा लेंथी है। यहाँ पर आप देखते हो जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है वो कितना बड़ा है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का है, तो काफी बड़ा सिलेबस है। उसके बाद टीयर आपका जो 2 रहता है वो क्वांटिटी एबिलिटी वो और सिलेबस वो बढ़ जाता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर सिलेबस को एक बार जरूर देख लें अगर आप इतना स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगेगी। मेहनत तो ऑब्वियस बात इसमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लेंथी सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और आपको 31 जनवरी से पहले इसका फॉर्म जो है वो फिल करके सबमिट कर देना है। और इसके मई जून में इसके एग्जाम होंगे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आपके पास सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3-4 महीने ही बाकी हैं, तो उसमें आपको तैयारी भी करनी है इसकी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है टीयर 1 ईच पेपर ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3,
वो अनरिजर्व के लिए जो है 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 25% और बाकी अदर्स के लिए 20% रखी गई है। बेस्ड ऑन द मार्क्स, जो भी मार्क्स आएंगे या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो भी होगा उसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैटेगरी वाइज। ओके, बात करें इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर वगैरह जो है वो, या पैन कार्ड नंबर वगैरह जो है वो अपने पास रखना, ताकि और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी ग्रेजुएशन की, 10th 12th की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने साथ रखनी है, ताकि आपको फिल करते वक्त जो है वो दिक्कत ना आए। एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी डिटेल्स होंगी आपकी आने वाली, जो भी आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या फिर आपका एग्जाम होगा, उसकी डिटेल जो भी होगा वो उसी ईमेल और उसी मोबाइल नंबर पर आएगा, तो उसको हमेशा साथ में रखिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मुझे आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ उस बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आगे में कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।